आज हम बात कर रहे हैं करनाल के सबसे चर्चित लैंड माफिया तहसीलदार और डीटीपी की मिलीभगत की। इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जितनी जोर शोर से यह मामला उठा था, लगभग उतने ही जोर शोर तरीके से अब इस मामले को दबाया जा रहा है। विजिलेंस का कहना यह है कि क्योंकि अब उनके पास किसी भी अवैध कॉलोनाइजर ने कोई कंप्लेंट नहीं की, इसलिए तहसीलदार और डीटीपी को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन विजिलेंस यह बात नहीं बता पा रहा कि जो खुद लैंड माफिया हैं और जो खुद अवैध कारोबार शहर में कर रहे हैं, क्या वह शिकायत करने के लिए विजिलेंस के पास आएंगे और विजिलेंस की जांच टीम क्यों इस लैंड माफिया का इंतजार कर रही है। क्या विजिलेंस के पास जांच टीम नहीं है? क्या विजिलेंस को यह नहीं पता कि शहर में कहां कहां लैंड माफिया ने अवैध कॉलोनियां काट दी हैं? और अगर विजिलेंस को इतनी छोटी सी भी जानकारी नहीं है तो इतने बड़े घोटाले की जांच विजिलेंस आखिर करेगा भी कैसे? यह सवाल भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह भी है कि तहसीलदार और डीटीपी ने रिश्वत लेकर जो अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां की हैं, विजिलेंस उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल क्यों नहीं करता? क्यों एक ऐसी रिपोर्ट तैयार नहीं हो रही कि जिस पर इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया जाए? विजिलेंस इस बारे में भी अभी तक मौन साधे हुए है। इतना ही नहीं, सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्यों नहीं शहर में एक सर्वेक्षण किया जाता जिसमें यह पता किया जाए कि करनाल में लैंड माफिया ने कितनी अवैध कॉलोनियां काट दी हैं। क्योंकि जो भी अवैध कॉलोनी कटी है वह जमीन पर कटी है और वहां पे प्लाट भी बिके हैं, इसलिए इसकी आसानी से पहचान हो सकती है कि लैंड माफिया ने करनाल में कहां कहां पर अवैध कॉलोनी विकसित की है। क्यों नहीं इस तरह की एक लिस्ट तैयार की जाती और इस लिस्ट को सार्वजनिक किया जाता और शहर में उन लोगों से क्यों नहीं शिकायत मांगी जाती जिन लोगों के साथ इन कॉलोनियों में सस्ते प्लाट पर ठगी हुई है। इन लोगों को, यहाँ पर प्लाट खरीदने वालों को यदि एक मंच मिलेगा तो निश्चित ही वह शिकायत के लिए विजिलेंस या किसी जांच टीम के सामने उपस्थित होंगे। लेकिन विजिलेंस इस दिशा में भी कुछ नहीं कर रहा। शहर में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस लैंड माफिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर राजनेताओं की या शहर के उन सफेद पोशों की भूमिका संदिग्ध है। यदि उनके चेहरे से शराफत का नकाब हट जाए तो वह रिश्वत के इस हमाम में इतने नंगे हो जाएंगे कि इसकी आंच सरकार तक भी पहुंच सकती है। और यही कारण है कि विजिलेंस की जांच को अब धीमा कर दिया गया है। जिस तरह से तहसीलदार और डीटीपी को जेल में भेजकर इस मामले का पटाक्षेप कर दिया, वह शहर में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर अक्सर कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार के नाश है क्योंकि उनका नाम मनोहर लाल है। निश्चित ही सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कड़े और कारगर कदम उठा रहे हैं। राजपक्ष की गिरफ्तारी हो या डीटीपी विक्रम सिंह की गिरफ्तारी हो, दोनों ही सीएम मनोहर लाल खट्टर की भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की नीति का ही परिणाम है। अन्यथा यह दोनों अधिकारी शहर में लंबे अरसे से इसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पर चूंकि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो और सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है, इसीलिए इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ इतनी जोरदार कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई होने के बाद जब आगे की जांच होनी चाहिए थी, वह कहीं ना कहीं रुकती और थमती नजर आ रही है। इसकी आड़ में क्या विजिलेंस किसी को बचा रहा है या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? यह भी जांच का एक विषय होना चाहिए। शहर में सिलसिलेवार तरीके से लैंड माफिया अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो शहर के आउटर में कट रही अवैध कॉलोनियों को देख लीजिए। सरकार अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने में तो नाकामयाब साबित हो ही रही है। वहीं दूसरी बड़ी गलती सरकार की यह है कि समय समय पर वोटों की खातिर इन अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने के आदेश जारी हो जाते हैं और यही वह बड़ा खेल है जिसकी आड़ में लैंड माफिया और रजिस्ट्री से जुड़े अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर सरकार अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद कर दे और अवैध कॉलोनियों को अवैध की तरह ही ट्रीट करे तो निश्चित ही अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सकती है। लेकिन सरकार स्वयं नहीं चाह रही कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यदि सरकार अवैध कॉलोनियों पर रोक लगा देती है तो रेवेन्यू की जो आमदनी है या रेवेन्यू की फीस की जो आमदनी है वह कम हो सकती है। लेकिन सरकार का या सरकार से जुड़े लोगों का यह तर्क गले में नहीं उतरता, या इसलिए नहीं उतरता क्योंकि किसी भी अवैध कॉलोनी को यदि सरकार नियमित करती है और वहां पर लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराती है तो इस पर भारी बजट
खर्च होता है। द न्यूज इनसाइडर ने सरकार पर एक आरटीआई लगाई है और यह जानने की कोशिश की है कि एक अवैध कॉलोनी को यदि विकसित किया जाए तो सरकार को इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि अवैध कॉलोनी और वैध कॉलोनी की हम तुलना करें, एक बिल्डर अगर एक कॉलोनी को विकसित करता है तो प्रति एकड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक उसको खर्च करना पड़ता है और इसके बाद वह वहां पर कॉलोनी विकसित करने में सफल हो पाता है। लेकिन अवैध कॉलोनी या लैंड माफिया कॉलोनी पर कुछ भी खर्च किए बिना खाली कागजों में ही करोड़ों रुपए की मुनाफा आराम से कमा लेता है, क्योंकि उसे ना तो उस अवैध कॉलोनी में कोई सुविधा उपलब्ध करानी और ना ही किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना। उसकी कोशिश यह रहती है कि वह एक जमीन का टुकड़ा परचेज करे और उस टुकड़े में 100 गज 150 गज के प्लाट बनाकर आसानी से इनकी रजिस्ट्री करा ले। यह धंधा इसलिए पनप रहा है क्योंकि सरकार ने समय समय पर जो कॉलोनियां नियमित की है, लैंड माफिया करता यह है कि कॉलोनी काटता दूसरी जगह पे है, लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए वह वैध कॉलोनी के नाम पर या वैध कॉलोनी का एड्रेस देकर उस अवैध कॉलोनी के प्लॉट की भी रजिस्ट्री करा देता है। शहर में ऐसे कई लैंड माफिया हैं जो बेनकाब होने चाहिए, जिनके बारे में शहर के लोगों को पता होना चाहिए। और मेरा तो मानना यह है कि इन लैंड माफिया की लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। तहसील में इस लैंड माफिया के नाम की लिस्ट लगी होनी चाहिए, जिससे आम आदमी को पता चल जाए कि यह लैंड माफिया है और इनसे जमीन का सौदा करना मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह अवैध काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग नहीं चाहते कि लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, पर कहीं ना कहीं सरकार और सरकार से जुड़े लोगों की यह मंशा है कि लैंड माफिया पर यदि कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं इसके छींटे शहर के उन नेताओं पर भी आ सकते हैं जो खुद को सफेद पोश, ईमानदार और पाक साफ बता रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे नेता हैं जो सरेआम लैंड माफिया के साथ 1-2 मौकों पर नजर आए, लेकिन अभी वह लैंड माफिया से दूरी बनाए हुए हैं। देखना यह होगा कि यह दूरी कितने दिनों तक बरकरार रहती है। जहां तक लैंड माफिया की बात है, द न्यूज इनसाइडर सिलसिलेवार तरीके से इस लैंड माफिया का खुलासा करता रहेगा। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि शहर के एक कुख्यात लैंड माफिया राजकुमार जुनेजा ने किस तरह से शहर में अवैध कॉलोनियां विकसित की हैं। और इतना ही नहीं, इस लैंड माफिया के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज हुई और किस तरह से उसने इन एफआईआर को रोक के रखा और किस तरह से हम लोगों ने आरटीआई लगाकर इन एफआईआर को दर्ज कराया। लेकिन एफआईआर के बाद भी राजकुमार जुनेजा एक दिन के लिए भी इस आरोप में जेल में नहीं गया। लेकिन इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से देंगे। तब तक आप हमारे चैनल द न्यूज इनसाइडर के साथ जुड़े रहें, ताकि आप तक सही, सच्ची और निर्भीक जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।